अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी। स्पेशल शो लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहली स्टोरी जो आपको बताएंगे वो है जी के पिंडी में, रावलपिंडी में 6 महीने के लिए फौज की तैनाती कर दी गई है। ये क्यों हुआ है ये आपको बताएंगे। अचानक ये खबर हमारे सामने आई। फिर आपको ये बताएंगे कि क्या भारत सितंबर में पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है। इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं, तो इसके हवाले से आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पीटीआई के हवाले से जो बात हो रही थी कि कोई डील हो रही है, लग रहा है वो कैंसिल हो गई है, कुछ खबरें आई हैं, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। और तौहीन अदालत का केस कर दिया है जी पीटीआई ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जिन्हें नामजद किया है उसमें से एक बड़ा नाम मौजूद उसमें नहीं है। उसके ऊपर भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये एक नाम की मौजूदगी क्यों नहीं है। उसके बाद आपको बताएंगे जी कि नेटो ने हमले की तैयारी कर ली है ईरान के ऊपर। ये क्या स्टोरी होगी। मक्का मुआहदे की धूम अभी तक खत्म नहीं हो रही, इसके हवाले से भी जानिएगा। यूएई की एक एआई टास्क फोर्स बना दी गई है, ये भी एक खबर है। इसके हवाले से कुछ डिटेल आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि जी मैंने क्यों शामिल किया इस खबर को। और फिर आपको बताएंगे ईरान और अमेरिका की जंग में एक बहुत बड़ा मजाक हो गया। तो ये होगी आज की तमाम स्टोरीज। और स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले आपको छोटा सा रिमाइंडर कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारा व्हाट्सएप लिंक, फेसबुक लिंक और ट्विटर लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और टिकटॉक लिंक आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये होगा जी आज का वीलॉग, और अब चलते हैं खबरों की डिटेल की जानिब। तो जो सबसे पहली खबर आज हम आपको देने जा रहे हैं वो खबर है जी रावलपिंडी में फौज की तैनाती के हवाले से। अब इशू ये होता है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा हो तो हम हर चीज को स्पेकुलेशन के साथ जोड़ देते हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये अचानक क्यों हो गया। तो इसके हवाले से जो डिटेल्स मेरे पास है मैं आपको वो बता देता हूं जी। वफाकी हुकूमत ने 6 माह के लिए मंजूरी दी है। आर्टिकल 245 के तहत महकमा दाखिला पंजाब की दरखास्त पे फौज को बुलाया गया है और अप्रूवल जो है वो वफाकी हुकूमत ने इसका दे दिया। अफवाज पाकिस्तान की 3 कंपनियां और ये 6 माह के लिए तैनात होंगी, और 3 कंपनियां टोटल होंगी रावलपिंडी के अंदर। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कहा जा रहा है कि इसे कहा गया, ये बात बिल्कुल ठीक है जी। और शाहराहों पर सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर बनाया जाएगा। अब ये तमाम खबर जो मैंने आपको बताई है, इसके हवाले से मेरे नॉलेज में जो एक चीज है वो सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है जो हो सकती है, वो ये है कि पीटीआई ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है उसके हवाले से कुछ इंटेंशंस शायद इस तरह की पता चली हो कि जिसमें लगा हो कि रावलपिंडी को कहीं टारगेट तो नहीं किया जा रहा, या ये हो सकता है कुछ इस तरह की इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही हो। आपको याद होगा पिछले दिनों में सदर में जीएचक्यू के करीब एक शख्स की हलाकत हुई थी जिसके पास पीटीआई का झंडा और कुछ इस तरह की चीजें मिली, और बाद में पता चला वो पीटीआई का एक डाई हार्ड सपोर्टर था, और उसने फायर कर दिया था वहां पे सिक्योरिटी के ऊपर, जो अफवाज की सिक्योरिटी थी उस पर। और उसके अंदर हमारे जो फौज के जवान थे वो जख्मी भी हुए, जवाबी फायर में ये शख्स मारा भी गया, और इसके अलावा एक शख्स गिरफ्तार भी हुआ। जब डिटेल सामने आई तो पता ये चला कि उस दिन कुछ वीलॉग्स हुए थे कि जिसमें यह जिक्र किया गया था कि इमरान खान शायद जिंदा भी हैं या नहीं है। और इससे पहले भी जब पीटीआई के बयानात सुने तो उसमें से यह अंदाजा होता है कि वो कहते हैं कि हम इस्लामाबाद तो जाएंगे लेकिन हम अडियाला भी जा सकते हैं, हम इधर भी जा सकते हैं, हम उधर भी जा सकते हैं। तो मे भी इस चीज की वजह से भी ये सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा हो। लेकिन यहां पे मेरे लिए सवाल सिर्फ यह कि 6 माह के लिए किया गया। 6 महीना बहुत बड़ा अरसा होता है, तो मजीद अगर इसके अंदर कोई खबर आती है तो डेफिनेटली हम आपको उससे भी इंफॉर्म करेंगे। और अब जी आपको मैं बताता हूं अगली खबर जी। नेक्स्ट खबर है जी इंडिया के हवाले से। कुछ खबरें पिछले दिनों से गर्दिश कर रही हैं, और वो खबरें ये हैं जी कि इंडिया को पाकिस्तान का, सऊदी अरब का और तुर्की का जो मुआहिदा है ये हजम नहीं हो रहा, और ये मुसलसल लगा हुआ है इस चीज के लिए कि किसी तरह से इसे अंडरमाइन करे। पहली हरकत इन्होंने ये की कि इन्होंने कहा ये तो है ही पीस ऑफ पेपर, ये तो कुछ भी नहीं है, किसी हवाले से इसे अहमियत नहीं देनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जाहिर बात है हमारा दुश्मन है, एक ऐसा सांप है मोदी के जिसके पेट में दर्द तो होगा। अब उस दर्द को खत्म करने के लिए उसने कुछ ना कुछ तो ऐसी हरकत करनी है कि जहां पे वो अपने आप को या अपनी आवाम को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया बदनाम हो चुका है, और उसकी आवाम कहीं ना कहीं जो अकल वाले लोग हैं वो ये पूछते हैं कि तुम कहां स्टैंड करते हो और पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहां से कहां पहुंच चुकी है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पता नहीं कहां पहुंच चुकी है। तो ये कुछ सूरत हाल चल रही है। इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल बैशिंग बहुत होती है, वो अपनी आवाम को वैसे तो गधों की तरह ट्रीट करते हैं, और एक गोदी मीडिया के जरिए उन्हें कंट्रोल करते हैं, जो पिछले दिनों उनके जनजी ने उसे उड़ा के भी रख दिया कि भाई इस तरह का हाइपर नेशनलिज्म जो तुम हमें बेच रहे हो वो हम उसे इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिस तरह से तुम हमें बता रहे हो। अपने मुल्क से मोहब्बत हर इंसान को करनी चाहिए, बिल्कुल है, लेकिन कोई ऐसा शख्स हो जो आपको सिर्फ नफरत ही बेची जा रहा है और एक ही मुल्क के हवाले से या किसी खास एक अपने मकसद के लिए बेच रहा है, तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद वो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। तो जी अब यहां पे मोदी साहब ने क्या हरकत किया है, या इनकी इंतजामिया ने अब क्या हरकत करने का सोचा है, जो खबरें हैं अभी तक, जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अगर होती भी हैं तो वो कभी भी खुल के कोई उसका इजहार नहीं करता। वो मक्का मुआहदे को टेस्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि उसे पता चले कि सऊदी अरेबिया क्या पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा। हालांकि इन गधों को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि ये जो मुआहदा हुआ है इसके अंदर मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं। इसके अंदर पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है,
इसके अलावा एक सऊदी अरब एक इकोनॉमिक पावर है, टेक्निकली भी सऊदी अरब काफी साउंड है, फौज के हवाले से पाकिस्तान ज्यादा साउंड है। टेक्निकली इसलिए मैं कह रहा हूं कि सऊदी अरब के पास बहुत सा अमेरिकन असला है और मॉडर्न असला उसके पास मौजूद है। और टेक्निकली देखा जाए तो तुर्किया भी बहुत साउंड है और बहुत एडवांसमेंट और तरक्की कर चुका है असले के मैदान में। इवन के 5th जनरेशन का जहाज भी वो बना रहे हैं जिसका नाम कान है, और पाकिस्तान के इंजीनियर्स भी उसे बनाने में वहां पे शामिल है। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि पाकिस्तान पे अगर इंडिया हमला करता है तो सऊदी अरब क्या करेगा, तो अब भारतीय इस हमले का जवाब वो सऊदी अरब से देखना चाहते हैं। तो एक तो 30 लाख बंदा उनका वहां पे मौजूद है भारत का, वो भी वहां से डिपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की है इंडिया के अंदर, उसे दचका लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन भारत को यह लगता है या दुनिया को वो ये दिखाना चाहता है, ये अपनी बेवकूफ उस जैसे कहते हैं अंध भगतों को वो ये दिखाना चाहता है, सारे तो इंडिया में जैसे नहीं होंगे, बेहतर लोग भी मौजूद होंगे, लेकिन अपने जैसे लोगों को वो ये दिखाना चाहता है कि ये देखें जी हम हमला कर रहे हैं, देखते हैं मदद के लिए कौन आता है। प्रॉब्लम यह है 2025 में हमने किसकी मदद ली थी? तुम्हारा मुंह तोड़ दिया, तुम्हें रगड़ के रख दिया, पूरी दुनिया में तुम्हें हमने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आज तक जो है ना तुम उसके ऊपर दुम मारते फिर रहे हो, किसी तरह से दुनिया को यकीन दिलाते फिर रहे हो कि हम जीते हैं। साल के बाद तुम्हें याद आता है कि डॉक्यूमेंट्रीज बना देते हो कि वो जो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, तुम्हारे एयरफोर्स चीफ को एपी सिंह को याद आ जाता है जनाब अचानक 3 महीने के बाद कि हमने भी कुछ किया था, हमने जहाज गिरा दिए थे। कभी कहते हैं हमारा कुछ गिरा ही नहीं था, कभी कहते हैं हमारा तो जंगों में तो नुकसान होता ही है। तो ये जो बुकलाहट है, इस बुकलाहट की ही ये निशानी है कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में असला भी परचेज किया, अपना डिफेंस बजट भी बढ़ाया और अपनी आवाम को तो मुतमईन करते रहे। लेकिन अब 1 साल से हमला करने के बारे में सोच रहे हैं, 1 साल से, और अभी भी यही इरादा रखते हैं कि हम टेस्ट करेंगे। तो अगर आपने टेस्ट करना है तो करके दिखाएं, आपको बताते हैं फिर कि हम हैं क्या। पिछली दफा जो आपको धोया था, अगर आपको याद हो, हमारी फौज का बयान DGISPR ने यह कहा था कि इस दफा हम आपको पीछे से मारना शुरू करेंगे और वहां से आपकी धुलाई करेंगे, मतलब अंदर से जाके भारत के, कि आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। और पता आपको भी बड़ी अच्छी तरह से इन तमाम चीजों का है, लेकिन क्या करें, मोदी के अंदर जहर ही इतना है, उसने कहीं ना कहीं तो निकालना है। बहरहाल ये खबर थी कि मक्का मुआहदे के हवाले से उन्हें बड़ी तकलीफ है और वो कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं। तो ये जी मैंने आपको बता दिया कि भारत का ये क्या अब इरादा इस तरह का है, खबरें इस तरह की चल रही हैं। बहरहाल उसके बाद जी आपको बताएंगे जी कि पीटीआई की एक डील की खबरें उड़ रही थी, पिछले दिनों में बहुत ज्यादा गर्म थी। पीटीआई के सोशल मीडिया ने एक हंगामा बर्पा किया हुआ था और उसमें यह था जी कि पहली लाइन ये थी कि नवाज शरीफ साहब तो गए और गवर्नमेंट तो गई और सब गई, और उसके बाद अचानक जब इमरान खान साहब वापस जेल चले गए तो उन्होंने कहा तो उन्होंने तो डील मानने से इनकार कर दिया। पहले कहते हैं हो गई है, फिर कहते हैं मानने से इनकार कर दिया, पता नहीं अब चाहते क्या है। लेकिन बहरहाल आपको ये बता देते हैं कि कुछ स्टोरी उसके हवाले से सामने आई है कि ये कोई डील हुई है या नहीं हुई है। तो अंसार अब्बासी साहब बड़े रिनॉन्ड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टोरी की है। उन्होंने कहा है कि बड़े अहम और बाखबर जरिए से उनका राब्ता हुआ है, बात हुई है, और उन्होंने कहा है ये डील या ढील का इम्कान सिफर है, 0 है। अब इन लोगों को समझ नहीं आती कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी और ये अपने ही लीडर को बदनाम करने पे तुले होते हैं। और आज उनका मजाक बन रहा है कि इनके दोनों क्लिप्स जोड़ जोड़ के इमरान खान साहब को हॉस्पिटल डालने से पहले और उनके अडियाला वापस जाने के बाद लोग जोड़ जोड़ के चला रहे हैं कि ये तुम लोगों और तुम ही लोगों ने इमरान खान का बेड़ा गर्क किया है। तुम लोगों को बड़ी अच्छी तरह से पता है, पता नहीं इमरान खान को इस बात का पता है या नहीं पता। वजीर आजम और फील्ड मार्शल के दरमियान में इख्तलाफात की खबरों को कंप्लीटली डिनाई कर दिया है। इस खबर के अंदर जो अंसार अब्बासी साहब ने किया है उसने किसी किस्म की ना कोई डील है, ना डील है, ना हुकूमत कही जा रही है, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो अगर कोई र्यूमर चल रही है तो उसे खत्म कर दें। जब एक बड़ा जर्नलिस्ट इस तरह की बात करता है और एक बाखबर जरिए का नाम लेके करता है तो फिर जारी सी बात है उस खबर का वेट होता है। और यही डिटेल थी जो मैंने आपको अब बता दी। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं जी कि पीटीआई में तौहीन अदालत के जो हैं वो अब उन्होंने तौहीन अदालत का जो केस कर दिया है। अब ये तौहीन अदालत का जो केस हुआ है इसके हवाले से जी आपको मैं खबर देता हूं। इस तरह से है जी कि मैं आपको नाम पढ़ के बता रहा हूं कि इनके खिलाफ है। ये चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी जेल खाना जात, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, वजीर इतलात अता तारड़ और वजीर आजम शहबाज शरीफ। अब इनके खिलाफ ये तौहीन अदालत में गए हैं। अब देखा जाए तो अब उनका कहना यह है, ये मैं आपको आगे बताता हूं कि मोहसिन नकवी साहब का नाम इसमें शामिल नहीं था वजीर दाखिला का, तो इसके ऊपर बड़ी बहस व मुबाहिसा भी शुरू हो गया था। तो ये भी आपको बताएंगे कि इसमें सिचुएशन क्या है। ये मेरे साथ बेसिकली फाइज मौजूद हैं और हम डिस्कशन में थे। तो फाइज ने मुझसे ये कहा कि ये क्या है। जब हमने इस चीज को थोड़ा सा डिग आउट किया तो क्वेश्चन बड़ा ठीक था कि ये एक नाम शामिल क्यों नहीं है, तो आपको वो भी वजह बता देंगे कि ये क्या कह रहे हैं, ये नाम शामिल क्यों नहीं है जी। तो दरखास्त ये है जी कि 18 अगस्त का फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए और 16 सितंबर अगली डेट थी कि 1 महीने के बाद दोबारा पेशी होगी तो देखेंगे। लेकिन जो उनके हवाले से खबरें थी तो एक मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई थी जिसमें उन्हें एंजाइटी और ब्लड प्रेशर के हवाले से बताया गया था। और एक आपको याद होगा कि आंख का इशू उनका पहले से चल रहा था, जो बात की स्टोरी है कि पिम्स में क्या हुआ। लेकिन बहरहाल उन्हें कहा गया कि आप इन्हें शिफा हॉस्पिटल में दाखिल करवा दीजिए। लेकिन फिर हुकूमत ने नजर सानी की एक दरखास्त की जिसमें उन्होंने ये कहा कि
पिम्स में आप करवा लें, सरकारी हॉस्पिटल में। अब शिफा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो एक नज़ीर ऐसी कायम हो जाएगी कि फिर तमाम कैदी कहेंगे कि हमें प्राइवेट की सहूलत मुयसर होनी चाहिए। तो इसके हवाले से ये सारा इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। तो अब हुआ ये कि इसी पीटीआई ने कहा कि जब शिफा का नाम लिया गया था कि वहां आपने उन्हें एडमिट करना है और एक टाइम फ्रेम बताया गया था, तो उन्हें आपने क्यों शिफा नहीं ले गए और बाकी मामला क्यों पूरे नहीं हुए, हुकूमत का इसके ऊपर मौकफ दूसरा है, वो भी मैं आपको बताता हूं। बहरहाल इन नामों को उन्होंने कहा जी कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। अब इसमें मोहसिन नकवी साहब का नाम जो शामिल नहीं है, उसकी वजह बताई जी उजैर भंडारी इनके वकील उन्होंने कहा जी कि जो जो लोग शामिल थे इस मामले में और जिनके जो बयानात थे हमने उन्हें शामिल किया है, और वजीर आजम पाकिस्तान क्योंकि ओवरऑल इंचार्ज हैं तो हमने उन्हें भी शामिल किया है। और जिसने एक बयान दिया था इस हवाले से, जैसे वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान था, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान था, तो इन सब के हमने नाम शामिल किए हैं। मोहसिन नकवी साहब का कोई बयान नहीं है, और अगर बयान होगा तो हम डेफिनेटली उन्हें भी इसके अंदर बिल्कुल शामिल करेंगे। लेकिन यह बात वाकई ही ठीक है कि जब सेक्रेटरी दाखिला का आप नाम दे रहे हैं तो वजीर दाखिला का आप नाम नहीं दे रहे हैं, तो आप या तो पीटीआई जानबूझ के एक परसेप्शन क्रिएट करना चाह रही है, एक पॉसिबिलिटी ये है, ये हो सकता है, या इसके पीछे कोई और मकसद हो सकता है जो हम नहीं जानते हैं और कम से कम स्पेकुलेट नहीं करना चाह रहा किसी भी चीज को कि यह क्या हो सकता है। तो ये तो जनाब एक तौहीन अदालत का जो मैंने आपको बता दिया। अता तारड़ साहब ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा तौहीन अदालत उन्होंने कहा जी पीटीआई ने की है, वो ये उससे उल्ट बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है जी कि सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा कर दी गई थी हॉस्पिटल के बाहर और लोग जमा हो गए थे, और ये पीटीआई ने किया था जो अदालत के हुक्म के खिलाफ है, और हमने तमाम अहकामात माने हैं और नजरसानी की अपील भी कर दी थी कि हम पिम्स क्यों जाना चाह रहे हैं। तो हमारे हवाले से कोई इशू भी नहीं है, लेकिन जो पीटीआई ने मीडिया टॉक की है और तमाम चीजें बाहर आके एक उसका सियासी मंजरनामा बयान कर दिया है, तो वो चीजें बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो ये बात हुकूमत का मौकफ है, हुकूमत ने इसके हवाले से यह जवाब दिया है कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब हम नहीं हुए, तौहीन अदालत के मुर्तकिब आप हुए हैं। तो ये थी जी हमारी पूरी इमरान खान साहब की स्टोरी। खबरें आगे भी मेरे पास काफ़ी अहम और इंपॉर्टेंट मौजूद हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ फायज से। फायज के कुछ कंसर्न थे इसके हवाले से, वो जरा जानते हैं फायज क्या कहते हैं। पॉइंट्स बड़े उन्होंने अच्छे उठाए हैं, शायद मेरे पास भी जवाब ना हो, बहरहाल सुनते हैं फायज क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। दो तीन सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो जो आपने बात की कि मोहसिन नकवी साहब का नाम उसमें नहीं डाला गया, तो क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कोई बयान दिया था? नहीं, बयान नहीं दिया था। उनकी तो जी ये है कि वो ओवरऑल हेड हैं, तो इसलिए उनका नाम भी उसमें दे दिया गया। अब देखिए स्पेकुलेशन मेनली जो हो रही है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कहाँ से हो रही है कहाँ से नहीं हो रही है, लेकिन कुछ स्पेकुलेशंस ये भी हैं कि लोगों का मानना है कि मोहसिन नकवी साहब का नाम इस वजह से नहीं दिया गया कि तौहीन अदालत के केस के अंदर शहबाज शरीफ साहब को रिप्लेस करवाया जाएगा मोहसिन नकवी साहब से। और दूसरा, मोहसिन नकवी साहब सालिस का किरदार भी उसके बाद अदा कर सकते हैं इमरान खान साहब की और एस्टैब्लिशमेंट की दोस्ती में, कि उन्हें दोबारा से रिवाइव किया जाए। ये स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें क्योंकि पढ़ने में सामने आ रही होती हैं, तो ये कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? एक तो बात यह कि मोहसिन नकवी साहब का अपना बयान मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा था ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी उन्होंने तारीफ की थी कि 18-18 घंटे काम करते हैं। लेकिन ये तो बात मेरे ख्याल से बहुत सारी हुकूमतों के बारे में नहीं होती कि हम टाइम पूरा करेंगे और फिर यही होता है। ये बल्कि पीटीआई दौर में ये कहा जाता था कि 5 साल ये पूरे करेंगे, अपना टाइम पूरा करेंगे और उसके बाद जिनके बारे में बात हो रही है ये उनका अपना बयान आपको बता रहा हूं। मोहसिन नकवी ने खुद ये बात की हुई है, इर्द गिर्द से नहीं आई इसलिए कह दी। दूसरी बात यह कि पीटीआई का आपको पता है कि 2 से 3 दिन में उन्होंने पूरा एक परसेप्शन बिल्ड किया था कि जैसे ये हमारी डील हो गई है, और उसके अंदर में मुख्तलिफ सूरत डिस्कस हो रही थी। डील ये भी तो हो सकती है, पूरी डील जो है कि अच्छा टेक योर टाइम, अभी इजी हो जाए, हम लोग ये तौहीन अदालत वाले में करते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा। क्या ये डील नहीं हो सकती? नहीं, मेरे ख्याल उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब को लाना ही होता और वजीर दाखिला चाहते के हैं तो वो ले आते। अब ये तो लेकिन कोई एक प्रोसेस कोई फॉलो होता है, कोई कुछ किया जाता है, उसके बाद ही लाया जा सकता है। हुकूमती हलकों में ये बात की जाती है कि बहुत ताकतवर वजीर हैं मोहसिन नकवी जो है, तो मोहसिन नकवी अगर कुछ करना चाहते तो मेरा नहीं ख्याल कोई इशू था, वो कर सकते थे अगर वो इंटरवीन करना चाहते। लेकिन अब सेक्रेटरी दाखिला को शामिल कर लिया गया है और उनका नाम नहीं डाला। देखिए इसी से तो स्पेकुलेशन बड़ी है। हो सकता है पीटीआई बढ़ाना ही चाहती हो, वो चाहती हो कि इस चीज को और ज्यादा पुश हो, इस चीज को मिले, हुकूमत और उनके बीच में गैप्स जो है, जो डिस्टेंस है, उसे इंक्रीज किया जाए। ठीक है कि उस चीज को इंक्रीज किया जाए या स्पेकुलेशन ज्यादा की जाए, अपने वोटर को या अपने सपोर्टर जो उनके पीटीआई के जो लोग मौजूद हैं उन लोगों को सेटिस्फेक्शन जरा थोड़ी सी मिलती रहे कुछ अरसे के लिए, एक वो जिसे कहते हैं ना कि मेला चलता रहे। तो आप कहते हैं कि वो अपने जो फॉलोअर हैं, जो पार्टी मेंबरान हैं, उनके लिए ये किया जा रहा है, उनके लिए किया जा रहा है, या मुझे नहीं लग रहा कि डील, क्योंकि अभी देखिए अंसार अब्बासी साहब की भी जो स्टोरी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि देयर इज नो डील, कोई डील नहीं है, कोई डील भी नहीं है और ढील भी नहीं है किसी किस्म की। लेकिन अब हमें यह सबक है मेरे ख्याल तमाम लोगों को पिछले काफी अरसे से जो हमने जर्नलिज्म की है और देखी है कि कुछ चीजों पे वेट भी करना चाहिए। तो देखिए सियासत है, सियासत में कभी भी कुछ भी हो जाता है। डील नजर नहीं आ रही, फिलहाल नजर नहीं आ रही, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये छुपी डील हो सकती है पीछे। मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ तो हो सकता है, थोड़ा सा और है कि इतना कुछ अगर बोला जा रहा है तो झूठ के पीछे भी कुछ थोड़ी सी सच्चाई तो होती है। देखिए मेरा मानना यह है कि डील ना सही शायद ढील हो।
ठीक है, कि थोड़ा इजी किया जा रहा हो, ठीक है, रिलैक्सेशन हॉस्पिटल में रख लिया जाए, किसी इजी जगह पे रख दिया जाए, बनी गला तक वो चले जाए, इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी मे बी हो सकती है। लेकिन वो जो डील है ना कि कोई रिप्लेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट, वो मुझे कहीं से भी नजर, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ी सी ढील दी जाए क्योंकि उनकी हेल्थ के बारे में एक और चीज मैं रेज करना चाहता हूं जो बहुत ही अजीब सी हुई। आपने देखा कि 1 अगस्त को सीटी स्कैन या एंजियोग्राफी खान साहब की रिकमेंड की गई थी, सही, जिसके बाद ये कोर्ट का ऑर्डर भी आया 18 अगस्त को। उसके बाद इन्हें बल्कि ये 20 तारीख को लेके भी जाया गया, जो शिफा लेके जाना था लेकिन पिम्स ले गए। तो वहां से एक और अजीब सा काम हुआ है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई है जो कि पिम्स से रिलेटेड है। अब उसमें मैं बताता हूं कि उन्होंने नोटिस लिया है, और नोटिस लिया गया है सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी फैसिलिटी जो है पिम्स की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 2022 से फंक्शन ही नहीं कर रही। अच्छा, यानी कि जो चीज रिकमेंड की गई है, सिटी एंजियोग्राफी वाली जो फैसिलिटी है वो 2022 से काम नहीं कर रही। और उन्होंने उस तहकीकाती कमेटी को 3 काम दिए हैं असल में। सबसे पहले तो उन्होंने यही डिग आउट करना है कि क्या पिम्स की कैपेबिलिटी है भी कि नहीं, जिसके अंदर इक्विपमेंट, लोग, सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होता है वो सारा कुछ उनके पास है कि नहीं है। दूसरा कि इनकी दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कम्युनिकेशन सही है कि नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज फिर उन्होंने पता ये करनी है कि कितनी 2022 से अभी तक कितनी एंजियोग्राफी इस पे हो चुकी है इस डिपार्टमेंट से अभी तक। और तीसरी चीज ये है कि जो अजीब एब्सर्ड सी चीज लगती है वो ये है कि ये 2022 से जितने पेशेंट पिम्स जा रहे हैं, क्या उन्हें भी प्राइवेट अस्पताल रेफर किया गया है कि यहाँ पे एंजियोग्राफी नहीं हो सक रही तो आप प्राइवेटली करवाएं। और अगर ये इसमें कोई सच्चाई है तो ये कैसी अजीब सी बात है कि हुकूमत को ये बात नहीं पता थी और सुप्रीम कोर्ट को पहले से पता थी ये बात। एक चीज इसमें ये कि सिटी एनजीओ में और एंजियोग्राफी में फर्क है। जो सिटी एनजीओ होता है ये एंजियोग्राफी की छोटी फॉर्म है, जिसके बाद आपको वो ब्लॉकेज, आर्टरीज की ब्लॉकेज का पता चलता है। जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी जो फील होती है ये पता चलता है वो एंजियोग्राफी में पता चलता है, जो डॉक्टर खुद परफॉर्म करते हैं। ये जो सिटी एनजीओ का प्रोसेस है ये उससे लोअर प्रोसेस है। ठीक है, लिक्विड वैसे कहा जाता है कि लिक्विड आपकी वेन में इंजेक्ट करते हैं, वहां से वो फिर देखते हैं कि कहीं अगर कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, वो भी होता है। थोड़ा सा लिक्विड तो उसमें भी इंजेक्ट किया जाता है एंजियोग्राफी में भी, लेकिन ये उसे लोअर फॉर्म है और वो ज्यादा बेहतर है एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी का मामला तो नहीं है। जो सिटी एनजीओ है इसकी मशीन में अगर प्रॉब्लम है तो मेरे लिए पहली हैरानगी की बात तो ये है कि एक ही मशीन है। देखिए, क्योंकि रिकमेंड भी यही किया गया था, होनी भी खान साहब की यही थी, सिटी एंजियोग्राफी होनी थी। अब उन्हें लेके जाते हैं पिम्स से, वो एक कि जी बिल्कुल फिट है, वो सर्टिफिकेट भी ले आते हैं। तो फिर अगर ये डिपार्टमेंट आपका काम नहीं कर रहा, एंजियोग्राफी हुई नहीं, तो आपने फिट का सर्टिफिकेट कैसे दे दिया फिर? ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसी के ऊपर तो नोटिस लिया गया। अब यही चीज कंफर्म होगी कि अगर वहां पे सहूलत मुयस्सर नहीं है तो ये फिर आपको अदालत को बताना पड़ेगा कि सिटी एनजीओ वहां पे नहीं है, और उसके बाद फिर आपको प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ेगा। तो शिफा वाली कहानी तो दोबारा से वहीं से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस खबर का मैं थोड़ा सा वेट करते हैं। एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या जब तक इसकी रिपोर्ट आती नहीं है, ये अभी क्योंकि कमेटी बनी है, हो सकता है उसमें सारा कुछ फंक्शनल हो सकता है बिल्कुल फंक्शनल ना हो, तो ये रिपोर्ट का वेट करके कुछ उसमें बताया जा सकता है कि आगे होगा क्या। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये नहीं चल रही तो वापस प्राइवेट अस्पताल वाली कहानी दोबारा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आपकी बात में वजन है, लेकिन अब वो देखते हैं हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है। लेट्स सी। अच्छा, अब इसके बाद बस एक बात ये भी है कि मतलब अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कहा भी है तो मुझे नहीं समझ आ रही गवर्नमेंट क्यों अड़ी हुई है। एंजियोग्राफी होनी है या ये सारा कुछ होना है, तो टेस्ट तो कहीं से मेरे ख्याल से वो बात भी की गई थी ना कि उन्हें डर है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट ना किया जाए। लेकिन हुकूमत क्या अपने आप को इतना कमजोर समझती है? जब आप एक चीज को, एक पूरा दायरा आपके पास होगा, एक वार्ड आपके पास होगा, आप बहुत कुछ और कर सकते हैं। लैब्स में अपने बंदे अपने साथ भेजें, आपके सरकारी मुलाजमीन साथ हो, 10,000 चीजें हो सकती हैं करने को। हाँ, ये जरूर है कि खान साहब बड़े महंगे पड़ेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन अदरवाइज प्राइवेट हॉस्पिटल में जब यूजुअली इस तरह से जाता है मरीज, तो मरीज अपनी जेब से खर्च उसका बर्दाश्त करता है, सरकार नहीं करती। सरकार अगर अपने बंदे भी साथ रखना चाहे कि हमारी चीज को खुद देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लैब्स पे आपको भरोसा नहीं, आपका जी मैनिपुलेट हो सकता है, आपके लोग साथ रहें, बिल्कुल ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, लेकिन अगर ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी जितनी बना दी गई, बस हुकूमत ने बताना था हम हुकूमत हैं, उसने अपने रिट कायम करने के चक्कर में तौहीन अदालत कर दी। तौहीन अदालत अब देखते हैं होती है नहीं होती, पीटीआई तो जा रही है, हुकूमत कह रही है, आपने हुकूमत ने कहा है जी, पीटीआई ने की है। अच्छा, अब चलते हैं जी आगे। मक्का मुआहदे के हवाले से अभी तक बहुत धूम मची हुई है जी। एक अमरीकी जरीदा है फॉरेन पॉलिसी इन फोकस के नाम से, इसने एक बहुत जबरदस्त मजमून शाया किया है। इसने कहा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वसअत सफारतकारी इलाकाई ताउन का जरिया है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा एक मक्का मुआहदे के जरिए, अपने इलाके में बड़ा ताकतवर और असर और रसूख भी इसका बढ़ जाएगा। अभी अमरीकी जरीदे बोल रहे हैं। और ट्रंप का साथ देना पाकिस्तान के लिए सफारती वजन की अलामत है कि जो ट्रंप है वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि पाकिस्तान का इतना वजन है कि वो पाकिस्तान को इस चीज से रोकता नहीं है। वो कहता है ठीक है आप कर, इंसानों का डिफेंस आप करें। हाँ, फर्क इतना है कि इंडिया कुछ भी करे तो ये हो नहीं सकता कि ट्रंप रोके ना, पाकिस्तान कुछ भी करता है तो ये नहीं होता कि पाकिस्तान को रोकता नहीं है, वो कहता है बिल्कुल करते जाओ। तो ये है जी फॉरेन पॉलिसी। देखिए, लेकिन पॉलिसी के अंदर ना अगर इस पे बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा कहा जाता है कि अमेरिका ये सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका खुद एक ना खत्म होने वाली जंग में फंस गया हुआ है। अब वो ईरान जंग में ऐसा फंसा हुआ है कि ना वो आगे जा सकता है ना ही वो पीछे आ सकता है। यानी कि दो ही तरीके हैं, या तो सीज फायर कर देगा कि जंग खत्म कर रहे हैं हम, जंग बंदी का ऐलान हो जाएगा, या फिर दूसरा ये है कि उसे ग्राउंड फोर्सेस की तरफ जाना पड़ेगा। और इस टाइम पे अमेरिका दोनों काम नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर वो
सीज फायर कर देता है। तो ईरान की डिमांड्स हैं कि उसे एक पैसे काम भरने करते हैं, पड़ेंगे। अभी हमने अगला ईरान का टॉपिक डिस्कस करना है, चलें, उसके let's come अंदर back इसे to it. डालते हैं, ठीक है। अच्छा, भारत और इसराइल का बढ़ता हुआ जो ताउन है, ये अमरीकी जरीदा कह रहा है कि उसके हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मक्का मुआहिदा जो है, ईरान के हवाले से कोई मसला नहीं है, ये अमरीकी जरीदे का भी कहना है जी। अब अगली खबर जो आपको बताते हैं वो है जी कि नेटो ने हमले की तैयारी शुरू कर दिया ईरान पे। प्रॉब्लम क्या है जी, अपना हुर्मुज़ बंद है, यूरोपियन जहाज भी नहीं जा पा रहे, उन्हें प्रॉब्लम बड़े अरसे से हो रहा है, बड़े अरसे से सदाएं दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप, दूर खड़ा आवाजें मार रहा है आ जाओ लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। हाँ, अलबत्ता हर कुछ अरसे के बाद कुछ एक बयान उनका आ जाता है, वो बयान ये होता है कि हम सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो अब भी एक बयान है कि अपना हुर्मुज़ में आजादाना आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ पर हम गौर कर रहे हैं। अब इस बयान को देखा जाए तो इसका मतलब तो सदा से एक ही बनता है जी कि वो सोच रहे हैं कि बाय फोर्स अपना हुर्मुज़ को खुलवाया जाए, अपने जहाज़ों को सिक्योर किया जाए। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है या यूरोप डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में आना चाहेगा। ईरान पे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन बहरहाल सिचुएशन ये है कि यूरोप भी बहुत परेशान है और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और वजह यही है कि एक मेन रास्ता बंद है जो आपका एनर्जी का सोर्स था। लेट्स सी, अब आगे देखते हैं क्या होता है जी। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जी मैं आपको खबर बता देता हूं जी कि डोनाल्ड ट्रंप के जी बयान पे बयान है। ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि फौजी कार्रवाई का इम्कान नहीं है। वो कहता है जी हम अब भी फौजी कार्रवाई कर सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप सबसे क्वेश्चन हुआ था, इसका जवाब दिया उन्होंने। और ईरान के पास फौजियों और पुलिस को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है और ना ही वो ठीक मुआहिदा करना चाहते हैं। अलबत्ता वो मुआहिदा जरूर करना चाहते हैं। वो कहने का मतलब यह है ट्रंप के जी कि मुआहिदा जरूर चाहता है अमेरिका, ईरान जो है, लेकिन वो हमारी मर्जी का मुआहिदा नहीं करना चाह रहा और उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो तनख्वाहें अपने महकमों को दे सकें। उसके बाद जी वो कहते हैं अफरात ज़र ईरान में 350% तक पहुंच चुकी है। फिर ट्रंप के हवाले से है कि जनूबी कैरोलिना की इंतखाबी मुहिम में उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा आबनाए हुर्मुज़ अमेरिका का इलाका उसने करार दे दिया वहां पे। इससे पहले भी ट्रंप ने यह बात की थी कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो अमेरिका का इलाका है। और ईरान ने क्या कहा था कुछ अर्सा पहले, उन्होंने कहा था कैलिफोर्निया ईरान का हिस्सा है। तो इन्होंने जंग को मजाक बना दिया है। मुझे लगता है कुछ अरसे के बाद अचानक खबर आएगी कि ईरान कह रहा है कि जो वाशिंगटन है वो हमारा दारुल हुकूमत है, और अमेरिका कह रहा होगा कि तेहरान जो है वो आज से हमारा दारुल खलाफा होगा। तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस हैं कि एक दूसरे घर पे बैठे हुए पेपर पे एक दूसरे के इलाकों के नाम बना बना के कही जा रही है ये हमारा है, ये हमारा है। तो इस तरह की अब जंग फिलहाल ईरान और अमेरिका लड़ रहे उन्होंने हैं। पूरी बात ट्रंप साहब ने जो की है बड़ी अजीब सी की है। उन्होंने कहा बताइए। वी डोंट नो इफ वी वन, पर मैं हुर्मुज़ को अपना अमेरिकी इलाका ही कंसीडर करता हूं। उसने ये भी क्लैरिटी दे दी, उसने कहा कि हमें नहीं पता कि हम जीते हैं कि नहीं जीते। उनका अपना इलाके का दौरा कब कर रहे हो? सर आप दौरा करो। अच्छा, ईरान के हवाले से जी फिर आपको खबरें बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यूएई की खबर बताता हूं कि मिलिट्री एआई टास्क फोर्स का क्याम हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान 20 माहिरीन इसके अंदर शामिल होंगे। एक एआई टास्क फोर्स होगी जो सिक्योरिटी का काम करेगी। मेरा मसला यह है जी कि 20 माहिरीन में से मुझे लगता है कि 10 अमरीकी माहिरीन होंगे और बाकी 10 यूएई के इन्वेस्टर होंगे जिनके पास पैसे बहुत होंगे। हबीबी के पास पैसे तो होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। अब हबीबी मुझे लगता है पैसे लगाई जा रहा है और अमेरिका दूसरी साइड से पैसे खाई जा रहा है। देखिए, उनका यूएई का जो है अभी भी बहुत ज्यादा डाटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं एआई के। उन्होंने मेन अपना जो गोल भी रखा हुआ था, सऊदी ने भी यूएई ने भी, उनका यही था कि हम डाटा सेंटर्स बनाएंगे, जितनी फॉरेन वेस्टर्न कंपनीज हैं उन्हें इसका एक्सेस देंगे और वहां से पैसा इनफ्लो होगा। आज की ही मैं खबर देख रहा था, मेरे ख्याल से दुबई के अंदर ही ये हुआ है। एआई से ही उन्होंने मेरे ख्याल से पकड़ा है वैसे कि एक इन्फ्लुएंसर थी, कोई फॉरेन इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने अरब खातून के खिलाफ, जो कि वो बुर्का करती हैं, पर्दा करती हैं, उसके खिलाफ कुछ पोस्ट किया था और उन्होंने फौरन उसे अरेस्ट भी किया है, डिपोर्ट भी किया है और वो हटवाया भी है। ये मिलिट्री एआई टास्क फोर्स है। मेनली इसका काम ये होता है कि डिटेक्ट करना, सैटेलाइट के साथ कनेक्शंस होते हैं, मिलिट्री मूवमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। वहां से डाटा उठाया जाता है कि कौन कहां मूव कर रहा है, क्या इनबाउंड कोई मिसाइल तो नहीं है, शिप्स कहां पे हैं। तो ये मेनली मॉनिटरिंग के ऑलरेडी इनके पास पहले बहुत मौजूद है। ये कि नई टास्क फोर्स अपनी तरफ से एआई की इन्होंने डेवलप की है, अदरवाइज उन्होंने इतना कुछ खरीदा हुआ है अमेरिका से, अभी भी को ठीक ठाक चूना लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि हमें अब यूएई से प्रॉब्लम क्या है? हमें यूएई से प्रॉब्लम ये है कि हमारे मक्का मुआहदे से इन्हें प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की हर चीज से इन्हें प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। और अपने हालात ये हैं कि कभी अमेरिका से मदद लेनी है, कभी हमने इसराइल से मदद लेनी है। ये जो अपने जब ये नाम लेते हैं ना अपने माहिरीन का, तो मैं मजाक इनका नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन ये हकीकत है कि यूएई के पास पैसे बिल्कुल है, लेकिन उसकी वजह इनकी इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी वजह सिर्फ वो कुदरती वसाइल हैं जो खुदा ने इन्हें दिए। इंटेलिजेंस या वो तो नहीं है, इनकी ट्रेड है। देखें, तुर्की ने वैसे तो रेड वारंट का कह दिया है, ठीक है, कि नेतन्याहू के खिलाफ रेड वारंट, लेकिन इजराइल और उसकी टर्की की भी ट्रेड है। आज भी बल्कि 3 जहाज हैं जो कि टर्की से इजराइल की तरफ जा रहे हैं, 3 उसके डिफरेंट पोर्ट्स पे लैंड करने हैं। पिछले साल की उनकी सिर्फ ट्रेड देखे तो $950 मिलियन की तो ट्रेड है टर्की और इजराइल की। वो ठीक इसी है। तरह से यूएई की भी है। नहीं, हमें कौन सा इसमें ये जो टर्की वाली जो मसला चल रहा है ना, तुर्की वाला, इसका इशू ये है कि अब वो ट्रेड मुतासिर हो रही है।
आज अब वो लेकिन आज हाँ। 3 जहाज जा रहे हैं सर, आज की लेकिन खबर जो है। पहले वाला वॉल्यूम था ना, वो वॉल्यूम तो नहीं रह वॉल्यूम गया, डिक्रीज हुआ वॉल्यूम है। बहुत डिक्रीज हो गया। दूसरा इशू ये है कि जो आईसीजे ने भी, वो जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उसने भी वारंट गिरफ्तारी इसके जारी किए हुए हैं, जिसके ब्याह पे आपको ये भी याद होगा कि अमेरिका के अंदर भी ये बात कही गई थी, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। कि हम जी इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसकी ममदानी ने ये बात की थी, लेकिन उस फौरी तौर पे जो तो उन्होंने- डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था नहीं ये तो मैं नहीं होने दूंगा। बहरहाल ये मामला चलते रहते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, पहले तो माइकल जैक्सन बनते थे, आज 2-3 डांस मिला के कर रहे हैं वो, कि बस कर दें। ईरान की जल्दी जल्दी आपको स्टोरीज बता देता हूं। कोई मुल्क गैर मुल्की इदारों को किसी तीसरे मुल्क की तिजारत से रोक नहीं सकता। ईरानी वजारत खारजा में इस्माइल बकई साहब का ये बयान है, ये उनके तर्जुमान है। अच्छा जी, अबनाए हुर्मत से ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं इराक के साथ बड़ी दोस्ती चल रही है जी आज के। अभी रिसेंटली उनका हुआ है और इराक को अब इजाजत दे दी गई है कि हुर्मुज से वो अपने ऑयल टैंकर्स मूव कर सकता है। ईरान कहता है बस हमें फोन करें कि सर हमें जाने दें, और ईरान कहता है ओके। मेन ठीक है, जंग भी तो ये इसी चीज की सिर्फ- चल रही है। हाँ। अमेरिका कहता है हुर्मुज मेरा है, ईरान ये कहता है कि मेरा है। और ये चीज जो इराकी लोगों ने डील की है ईरान के साथ, ये प्रूव करता है कि ईरान का ही है हुर्मुज। ईरान का ये डेफिनेटली, वरना अमेरिका से जाके कहते हैं। हाँ हाँ वही बात है। अच्छा, इसमें खतरात के खिलाफ मजबूत दिफाई हिसार कायम कर लिया है ईरान के ये सरबरा ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबरा हैं। सरबरा ईरानी पासदारान इनकलाब अहमद वहीदी साहब हैं, ये ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत है। इन्होंने कहा है खतरात के खिलाफ मजबूत दिफाई हिसार कायम कर लिया है, और पासदारान को ये हेड करते हैं, ये पासदारान की सबसे बड़ी आवाज़ है। फिर ईरान ने दिफाई पैदावार, उन्होंने कहा 1 साल में हमने अपनी दुगनी कर ली है, हम जंग के लिए हर तरह से तैयार बैठे हैं। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, और ये जरूर अब सवाल हमसे किया करें कि आप क्या जानना चाहते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक ऐसा है जिस पे आप कुछ सुनना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली क्वेश्चंस में लिख के भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी इस्तात के मुताबिक उसका जवाब दे सकें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।